ट्रैफिक हो गया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेड ब्लैक ट्री। अब रेड ब्लैक ट्री क्या है? ये एक बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री होता है। अब इस बैलेंस ट्री होने से क्या मुराद है कि इसमें कोई भी पाथ जो है वो एक फिक्स लेंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता। और हमने इस रेड ब्लैक ट्री के अंदर क्या इंश्योर किया है कि कोई भी पाथ इज नो मोर देन क्या होना चाहिए, ट्वाइस एज लॉन्ग एज एनी अदर पाथ। अब यहाँ जब हमने इसकी लेंथ जो है वो फिक्स आउट किया है, इस वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ये बैलेंस्ड है। अब इसमें फ़र्क क्या है बाइनरी सर्च ट्री और रेड ब्लैक ट्री के अंदर, वो अब हम देखते हैं। पहली चीज़ तो ये गारंटी करता है कि इसका रनिंग टाइम जो है वो हमेशा लॉग ऑफ एन के अंदर ही रहेगा। एडिशनल फीचर्स रेड ब्लैक ट्री के अंदर क्या है कि हमने बाइनरी सर्च ट्री के अंदर एक एडिशनल चीज़ की है, वो है कलर ऑफ अ नोड। कलर ऑफ अ नोड दो किस्म के हमारे पास हो सकते हैं, एक रेड कलर हो सकता है और एक ब्लैक कलर हो सकता है। अब इसमें हम क्या चीज़ मेक श्योर करना चाह रहे हैं रेड और ब्लैक ट्री के अंदर? जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल ट्री नज़र आ रहा है। अब इस ट्री के अंदर चीज़ उसी तरीके से है, हमारे पास लेफ़्ट राइट पॉइंटर्स मौजूद हैं या किसी का पेरेंट पॉइंटर मौजूद है। 3 पॉइंटर्स उसी तरीके से हो गए। की और डाटा जो है ये भी उसके अंदर मौजूद हो गया। एडिशनल चीज़ जो अब ऐड हो गई है वो हमारे पास कलर है। अब कलर के साथ हम क्या क्या चीज़ मेक श्योर करवा रहे हैं कि पहली चीज़ कि जब भी आपके पास ये लीफ नोड आएगा तो लीफ नोड जो होगा वो हमेशा ब्लैक नोड होगा। और उसको हम किस तरीके से राइट डाउन करेंगे? किसी भी एक सेंटिनियल या नील वैल्यू के साथ राइट डाउन करेंगे कि इसके लीफ जो होंगे वो हमेशा नील होंगे और उनका कलर जो होगा वो ब्लैक होगा। अब प्रॉपर्टीज क्या हैं? अब क्योंकि अब हमने कलर ऐड किए हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो बदल जाएंगी बाइनरी सर्च ट्री से। तो पहली चीज़ तो हमने ये कर दी कि इसमें हमने एडिशन की कि हमने बाइनरी सर्च ट्री के अंदर कलर ऐड कर दिए। अब वो कलर क्या हो सकते हैं नोड के? वो रेड या ब्लैक होंगे। अब एक सेकेंड प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमने मेक श्योर करनी है कि जब भी रूट नोड बने तो उसको हमने ब्लैक रखना है। रूट नोड रेड नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से अभी जैसे पिछली स्लाइड में बात की कि लीफ नोड जो है वो ब्लैक होना चाहिए। रूट और लीफ नोड दोनों ब्लैक होने चाहिए। अब जब ये दोनों बात हो जाए तो चौथा ही प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि अगर तो नोड रेड है तो उसके दोनों चिल्ड्रन जो हैं वो ब्लैक होने चाहिए। कि हमने कलर किया हुआ है, कोई भी नोड रेड है तो उसके चिल्ड्रन जो हैं वो ब्लैक होने चाहिए। अब इसका क्या मतलब है दोनों चिल्ड्रन ब्लैक होने का? मतलब कि कोई भी कंसेक्टिव रेड नहीं आ जाने चाहिए। कंसेक्टिव रेड नोड्स नहीं होने चाहिए किसी भी पाथ के ऊपर। अगर हम पाथ फाइंड आउट कर रहे हैं तो अगर एक चाइल्ड है, उसका पेरेंट भी वो रेड है और उसका पेरेंट भी रेड है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है ये वायलेट हो जाएगी। तो हमने इसको वायलेट नहीं होने देना। और उसके बाद क्या है कि हर नोड के लिए जितने भी पास हैं, ऑल पास फ्रॉम द नोड टू द डिसेंडेंट लीव्स तक के जितने भी पास हैं, इनके अंदर क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स जो हैं वो सेम रहने चाहिए। ये एक और इम्पोर्टेंट तरीन प्रॉपर्टी इसमें ऐड हो गई है। क्या हम कह रहे हैं दोबारा? प्रॉपर्टी नंबर 5 के अंदर कि हम किसी भी नोड से या रूट से हम स्टार्ट करें लीव्स तक, तो हमारे पास जितने भी नोड्स आ रहे हों उनमें किसी भी साइड पे, यानी ऑल पाथ, किसी भी एक साइड पे हम चलते चले जाएं तो उसमें जितने भी ब्लैक नोड्स होने चाहिए उनकी तादाद सेम होनी चाहिए। अब ये हमारे पास 5 इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब कुछ इन प्रॉपर्टी से पहले हम कुछ दोबारा रिवाइज कर लें कि हाइट ऑफ अ नोड हमारे पास क्या था, और एक नई डेफिनेशन, ब्लैक हाइट ऑफ अ नोड।
हाइट ऑफ अ नोड क्या था हमारे पास? नंबर ऑफ एजेस इन द लॉन्गेस्ट पाथ टू अ लीफ, कि हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट पाथ तक हम जाएं तो लीफ तक पहुंचते हुए हमारे पास जितने नंबर ऑफ एजेस हैं उनको हम काउंट करें तो वो हाइट ऑफ अ ट्री बन जाता है। कि ये हमारे पास रूट नोड है, इधर से मैक्सिमम एजेस किसी भी एक लीफ तक जाते हुए कितने हैं? 1 2 3 4, तो हमारे पास हाइट है 4। किसी और नोड पे देखें, एक 1 2 3 और यहाँ तक भी आते हुए 4। जो भी मैक्सिमम लॉन्गेस्ट पाथ इसमें बनेगा उसके अंदर नंबर ऑफ एजेस जो बनेंगे वो 4, वो हमारे पास हमने पहले भी बताया हुआ है इसको कि ये हमारे पास हाइट ऑफ अ नोड हो जाएगा। अब एक सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास, ब्लैक हाइट ऑफ अ नोड। ब्लैक हाइट ऑफ अ नोड हमें क्या बता रहा है? ये है नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स इंक्लूडिंग लीफ नोड जो कि नील मौजूद है ऑन द पाथ फ्रॉम एक्स टू अ लीफ। लेकिन इसके अंदर क्या चीज शामिल नहीं करनी? एक्स खुद को शामिल नहीं करना। एक्स हमारे पास अगर रूट नोड है तो किसी भी लीफ नोड तक जाते हुए हमारे पास क्या होना चाहिए? इसके नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स हम शामिल कर लें। जैसे अगर हमने इस रूट नोड का ब्लैक हाइट फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास क्या होगी कि हमारे पास इधर से स्टार्ट करते हुए जितने भी रूट ब्लैक नोड्स हमारे पास नील तक पहुंचते हुए ब्लैक नोड्स आए वो हमने शामिल करना है। ये हमारे पास 1 है, ये 2 है और थर्ड खुद था लेकिन उसको शामिल नहीं करना, तो हमारे पास 2 जो है यहाँ पे ब्लैक ऑफ अ हाइट ऑफ अ नोड आ जाती है। अगर हम इस को शुरू करें कि हमारे पास x की वैल्यू जो है ये 41 के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो यहाँ से ब्लैक ऑफ हाइट हम देखें तो हमारे पास कितनी जा सकती है? अगर हम इस साइड पे देखें तो एक नोट, दो नोट, ये हमारे पास 2 ब्लैक नोट। दूसरी साइड पे जाएं तो एक ब्लैक नोट और दूसरा ब्लैक नोट। इस साइड पे मजीद आए, एक ब्लैक नोट, उसके बाद रेड था, उसके बाद दोबारा ब्लैक नोट लेफ्ट या राइट साइड पे, तो भी हमारे पास 2 ब्लैक हाइट ऑफ अ नोड आ गई। यहाँ तक चीज क्लियर है? अच्छा। अब हमारे पास आगे क्या हम बात करने जा रहे हैं कि रेड ब्लैक ट्री के अंदर इंटरनल नोड्स कितने हो सकते हैं, उनकी अगर n इंटरनल नोड्स हों तो हाइट उसकी कितनी होगी। अभी हमने यहाँ पे बात की कि इंटरनल नोड जो हम फाइंड आउट करने जा रहे थे वो ब्लैक हाइट के, हमने कहा ब्लैक इंटरनल नोड हमारे पास आए, तो अगर हमारे पास कुल इंटरनल नोड n हो तो हमारे पास हाइट कितनी आनी चाहिए? वो हाइट हमारे पास आनी चाहिए 2 log ऑफ n प्लस 1। लॉग ऑफ एन आपको याद हो कि हमने कहा था हाइट ऑफ अ ट्री हमारे पास होती है। अगर एन नोड्स हो तो हाइट ऑफ अ ट्री जो है वो लॉग ऑफ एन होता है। तो हम कह रहे हैं रेड ब्लैक ट्री के अंदर अगर एन इंटरनल नोड्स हो तो हाइट जो ब्लैक ट्री की होगी वो 2 log ऑफ एन प्लस 1 के बराबर होगी। अब किस तरह होगी? अब हम इस क्लेम को देख कि अगर कोई नोड है एक्स की हाइट है एच ऑफ एक्स, यानी उसकी नोड एक्स है और हाइट उसकी एच ऑफ एक्स, तो उस पे क्या चीज हमारे पास क्लेम हम कर रहे हैं कि हाइट ऑफ ब्लैक हाइट जो होगी वो ग्रेटर या इक्वल होगी किसके बराबर? टोटल हाइट ऑफ अ ट्री डिवाइडेड बाय 2 के, यानी हाफ हाफ हाइट से ज्यादा या इक्वलेंट हो सकती है। पहले हम इस डायग्राम के अंदर इसको देख लें, क्या ये बात पूरी हो रही है या बात पूरी नहीं हो रही। हमारे पास हम x की वैल्यू लेते हैं यहाँ इस रूट नोड के ऊपर, x जो है हमारे पास हाइट इसकी 4 है और ब्लैक हाइट इसकी 2 है। अब हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कि इसकी ब्लैक हाइट जो होगी, ये 2 जो है वो ग्रेटर इक्वल होगा किसके? हाइट ऑफ x जो कि यहाँ पे 4 है डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी जो है हमारे पास इक्विवेलेंट आ गई और ये हमारे पास यहाँ तक तो ठीक है। अगर हम इस नोड पे ले लें तब हम चेक करें तो हमारे पास क्या है? हाइट 2 है, ब्लैक हाइट 1 है, 1 जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे भी प्रॉपर्टी ठीक होगी। इस तरह हम जितने भी नोड्स पे ये चीज चेक करें तो हमारे पास
ये प्रॉपर्टी जो है वो वैलिड होनी चाहिए, ये हमारा इसके अंदर क्लेम है। प्रॉपर्टी नंबर 4 को दोबारा हम देख रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 को, तो हमने यहाँ पे बात की थी कि कंसेक्टिव नोड्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए, रेड नहीं होने चाहिए। कंसेक्टिव नोड जो हैं वो रेड नहीं होने चाहिए। तो अब इससे क्या हमें मालूम हुआ कि एटमोस्ट जो है हाइट बाय 2 रेड नोड्स ऑन द पास फ्रॉम नोड टू अ लीफ, क्योंकि कंसेक्टिव नहीं है तो एटलीस्ट हमारे पास मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, वो हाइट के हाफ के बराबर ही आ सकते हैं। क्योंकि अगर प्रॉपर्टी नंबर 4 वायलेट होती तो एक कंसेक्टिव रेड नोड आते, कंसेक्टिव रेड नोड आए तो वो हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो हाफ से ज्यादा हो सकते थे, लेकिन हमने कहा हाफ या हाफ से कम नोड होंगे तब हम उसकी पूरी हाइट बाय 2 ला सकते हैं। तब अगर रेड नोड हमारे पास हाफ होंगे तब हम कह रहे हैं कि मिनिमम जो है हमारे पास ब्लैक नोड, क्योंकि ब्लैक नोड पे कंसेक्टिव होने की शर्त नहीं है, तो एटलीस्ट जो है ये हाफ के बराबर होंगे। ज्यादा हो सकते हैं लेकिन मिनिमम जो है एटलीस्ट हमारे पास जो है ये हाफ के बराबर आ जाएंगे। और इसके अंदर हमारे पास क्या है कि सब ट्री जो होगा हमारे पास एट एनी नोड एक्स, तो वो कितने इंटरनल नोड्स रखेगा, एटलीस्ट 2 पावर ब्लैक हाइट ऑफ अ नोड एक्स -1 इंटरनल नोड इसके। अब हम देखें क्या ये बात हमारे पास ठीक हो भी रही है, से इसी नोड पे हम चेक करते हैं। हमने देखना है रूट नोड एक्स के ऊपर जो सब ट्री हमारे पास आ रहे हैं वो कितने इतने हमारे पास होने चाहिए, जरा हम कैलकुलेट करके देखते हैं। ये हमारे पास ब्लैक हाइट इसकी 2 है, तो हमारे पास ये हो गया 4 -1 हमारे पास क्या हो गया, वैल्यू 3। तो किसी भी एक इसका सब ट्री हम देखें तो उसके ऊपर 3 नोड्स मौजूद होंगे, एटलीस्ट हमारे पास 3 नोड जो हैं वो मौजूद हैं। और अगर हम इस साइड पे देखें, एक साइड पे हमारे पास 1 है, और इस पे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका ब्लैक हाइट जो है वो 1 है, तो 2 पावर 1, तो आपके पास दोबारा 2 हो गया, और -1 तो आपके पास 1, तो एटलीस्ट 1 नोड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एटलीस्ट 1 नोड जो है हमारे पास मालूम हो गया। तो क्लेम 1 हमने क्या किया कि अगर हमारे पास नोड x है विद हाइट h ऑफ x, तो इसका ब्लैक हाइट जो है शुड बी ग्रेटर देन हाफ ऑफ द हाइट ऑफ अ ट्री। और दूसरा क्लेम हमारे पास है कि हमारे पास अगर नोड x मौजूद है तो उसके इंटरनल नोड्स किसी भी सब ट्री के ऊपर कितने आ सकते हैं, वो होंगे 2 पावर ब्लैक हाइट -1 के बराबर। अब इसको सेकंड वाले को हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास हम इसको कैसे प्रूव करें। इंडक्शन मेथड के तहत अगर हम इसे प्रूव करने जाएं तो हम देखें कि अगर हमारे पास हाइट है वो 0 है, हाइट ऑफ अ ट्री 0 होने का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई नंबर ऑफ एजेस जो हैं है ही नहीं, हम मौजूद ही रूट नोड के ऊपर मौजूद हैं, और वो जो है हमें क्या बता रहा है कि वो भी ब्लैंक है, इज अ लीफ नोड, और वो भी ब्लैंक है। तो एक वो ब्लैंक है तो उसका हाइट, ब्लैक हाइट ट्री भी जितना होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा। और इन नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स उस पर कितने हो जाएंगे, 2 पावर ब्लैक हाइट ऑफ अ ट्री -1, तो आपके पास ये वैल्यू कितने के बराबर आई, 0 के बराबर आई। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर हम इसको बेस केस से आगे लेके जाएं तो हम अज्यूम कर रहे हैं क्या, नोड जो है वो किसके बराबर हमारे पास आएगा, हाइट ऑफ अ ट्री जो हमारे पास आएगा वो कितने के बराबर आ रहा है, h-1 के बराबर आएगा। अब प्रूफ करें इसको तो इंडक्टिव स्टेप से तो हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि अगर हम कहें
ब्लैक हाइट ऑफ अ ट्री जो है वो बी के बराबर है, से सम वेरिएबल बी के बराबर, तो हमारे पास क्या होगा, चाइल्ड ऑफ वाई जो है ऑफ एक्स, उसके पास कितने होंगे कि अगर यहाँ तो हमारे पास चाइल्ड ऑफ हाइट जो है उसका ब्लैक हाइट कितना हमारे पास आएगा, ये वाई जो है हमारे पास चाइल्ड है एक्स का, तो ब्लैक हाइट उसका क्या होगा बी। क्यों? इफ द चाइल्ड इज रेड, अगर उसका चाइल्ड रेड है तो उसने कोई प्रॉपर्टी ब्लैक हाइट की चेंज नहीं की, उससे आगे उतने ही ब्लैक नोड्स मौजूद होंगे, तो जितनी पेरेंट की ब्लैक हाइट थी उतनी ही चिल्ड्रन की ब्लैक हाइट होगी। और अगर वो रेड की जगह ब्लैक नोड है चाइल्ड जो, तब उसकी ब्लैक हाइट कितनी होगी, तो हमारे पास टोटल हाइट से एक कम, क्योंकि एक नोड यहाँ पे डिक्रीज हो गया। दोबारा रिपीट कर दूं कि हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी नोड के एक्स के ऊपर ब्लैक हाइट जो है वो बी के बराबर है, तो हमारे पास दो केस हैं, एक है कि उसके चिल्ड्रन जो हैं वो रेड हो या ब्लैक हो। अगर वो रेड होगा तो उसके चिल्ड्रन की ब्लैक हाइट उतनी ही होगी जितनी पेरेंट की थी खुद थी। और अगर उसका चाइल्ड जो है वो ब्लैक होगा तो हम उसकी हाइट में से एक कम कर देंगे, क्योंकि उसकी सब ट्री की साइड पे जो उसकी ब्लैक हाइट बनेगी वो एक -1 हो जाएगी। अब हम इसी को आगे मूव करते हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, अब इंटरनल नोड्स हमारे पास कितने आ सकते हैं, द नंबर ऑफ इंटरनल नोड फॉर ईच चाइल्ड, कि हर चाइल्ड के लिए ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास कितना आ सकता है, वो हम ये कह रहे हैं, पहले भी हमने कहा कि 2 पावर बी ऑफ ब्लैक हाइट ऑफ एक्स हमने -1 कहा था। अब जब हम इसके साथ कह रहे हैं चाइल्ड नोड के ऊपर, तो हमने एक और ऐड कर दिया है, बी ऑफ ब्लैक हाइट -1 देन -1। अब ये किस तरीके से आएगा ये हम देखें कि अगर नोड नोड एक्स के ऊपर हमारे पास हाइट टोटल थी h, उसके चिल्ड्रन पे हाइट आपके पास हो गई है हाइट में से एक कम, क्योंकि एक एज जो है वो निकल गया। अब इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ब्लैक हाइट ऑफ अ लेफ्ट जो है वो हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू ब्लैक हाइट ऑफ एक्स, जो हमारे पास एक्स की ब्लैक हाइट थी -1। हमने ग्रेटर इक्वल टू इधर क्यों हमने कहा कि हमारे पास ब्लैक हाइट ऑफ लेफ्ट जो है वो हमारे पास, अगर हम इसमें से माइनस ना करें तो माइनस हमारे पास +1 यहाँ पे आएगा, तब ब्लैक हाइट ऑफ एक्स जो है वो बराबर होगी। लेकिन हम ये कह रहे हैं क्योंकि एक स्टेप कम हो चुका है, तो हमने इसमें ब्लैक हाइट में से भी एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और सेम यही चीज हमारे पास राइट साइड की तरफ आ रही है। तो अगर पेरेंट की हमारे पास हाइट जो है वो कितने के बराबर, इंटरनल नंबर ऑफ इंटरनल नोड कितने के बराबर आ रहे हैं, वो है 2 पावर ब्लैक हाइट -1, जो अभी हमने यहाँ ब्लैक हाइट के बराबर होंगे, पेरेंट के ब्लैक हाइट के बराबर होंगे या उनमें से एक कम होगा, तो हमने कम वाला ले लिया -1। तो अगर हम इन दोनों साइड पे देखें तो एक साइड पे भी -1, दूसरी साइड पे भी -1, और तीसरी हमारे पास क्या होगी, हमारे पास एक एज का काउंट हमारे पास ऐड हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ये हमारे पास बनेंगे कितने इंटरनल नोड्स, इन दोनों का सम करें तो हमारे पास ये एक्चुअली ट्वाइस होता है सिंगल एक वैल्यू के बराबर। 2 पावर ब्लैक हाइट -1 +1, इसको मजीद एक्सपेंड करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 ब्लैक हाइट ऑफ एक्स, इधर -1 है, एक +1 ऐड हो जाएगा तो ये वैल्यू एज इट इज रह जाएगी, -2 +1, और फिर -2 +1 -1, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। और ये आपके पास कितनी वैल्यूज है, जो हमने ओरिजिनल कहा था कि इंटरनल नोड्स पे हमारे पास जो नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स होंगे वो हमारे पास इतने के बराबर रह जाएंगे। ये
2 log ऑफ n+1, ये हमारे पास जो हम क्लेम कर रहे थे कि 2 पावर ब्लैक हाइट ऑफ x -1। तो हमने एक नोड नीचे जाके सब ट्री में जाके भी चेक, तो अगर हम उनको एक्सपेंड करें तब भी इंटरनल नोड हमारे पास उतना ही आ रहे हैं। तो हमने पहले पे देखा कि बेस केस के अंदर भी हमारे पास ये प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है, और बेस केस के बाद जब हम उसको एक्सटेंड करते हैं तब भी ये प्रॉपर्टीज इंटरनल नोड के लिए उसी तरीके से रह जाती है। अब एक और चीज हम देखें, हमारे पास एक लेमा मौजूद है, क्या हम कह रहे हैं इसके अंदर कि रेड ब्लैक ट्री विद एन इंटरनल नोड। पहले हमने कहा था कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स हो सकते हैं अगर हाइट जो हमें मालूम हुआ, हाइट ऑफ एक्स। अब हम कह रहे हैं रेड ब्लैक ट्री अगर एन इंटरनल नोड्स हो तो हाइट उसकी कितनी होगी, 2 इंटू लॉग ऑफ n+1 के बराबर। 2 इंटू एन लॉग ऑफ n को हम कैसे साबित कर सकते हैं कि अगर हमारे पास n जो है नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स हैं, और नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स अभी पीछे हमने कहा था कि 2 पावर ब्लैक हाइट ऑफ x -1 इंटरनल नोड के बराबर वैल्यूज आएंगी। तो ये हमारे पास b क्या है, हमने कहा है ब्लैक हाइट ऑफ अ रूट। तो 2 पावर b -1 जो अभी हमने पहले प्रूव किया था, तो हमने कहा n इंटरनल नोड जो होंगे वो ग्रेटर और इक्वल टू हो सकते हैं 2 पावर b -1। अब क्योंकि ये उसके बराबर है, हाँ, ब्लैक हाइट के बराबर है, तो ब्लैक हाइट हमने कहा है कि वो कितनी हो सकती है, हाफ ऑफ अ हाइट। कैसे कि b जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू हाइट ऑफ अ ट्री डिवाइडेड बाय 2। तो हमने यहाँ पे भी बात की थी क्लेम 1 के अंदर, ये ब्लैक हाइट ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर इक्वल टू हाइट ऑफ अ ट्री एट पॉइंट एक्स रूट नोड एक्स डिवाइडेड बाय 2 -1। अब हमारे पास वैल्यूज ये बन गई n ग्रेटर इक्वल टू 2 पावर b -1, और ये आगे से ग्रेटर इक्वल टू 2 पावर हाइट बाय 2 -1। दोनों साइड पे अगर हम 1 ऐड कर दें तो इस साइड का 1 खत्म हो जाएंगे। लॉग ले लें बोथ साइड पे बेस 2 पे, तो हम आपके पास लेफ्ट साइड जो है वो log n+1 हो गई, और क्योंकि बेस 2 के साथ log लिया हुआ था तो ये हमारे पास वैल्यू b के बराबर आ गई, और b हमारे पास हाइट बाय 2 है तो लिख दिए है। तो log n+1 जो है वो ग्रेटर इक्वल टू हम आपके पास आ रहा है हाइट बाय 2 के। इसमें से वैल्यू ऑफ h जो है वो हम कैलकुलेट करें तो क्या कर रहे हैं, हम 2 को दूसरी साइड पे ले गए, तो हाइट साइन हम उल्टा करके लिख रहे हैं लेस इक्वल टू 2 log ऑफ n+1। तो ये हमारे पास लेमा हमारे पास प्रूव हो रहा है कि हमारे पास जो हाइट इंटरनल नोड अगर n हो तो हाइट मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 2 इंटू लॉग n+1। n इंटरनल नोड्स है, यानी एक इंटरनल नोड से एक ज्यादा उसको लॉग लें और उसका ट्वाइस लें तो हमारे पास हाइट आ सकती है विद इंटरनल नोड n। अब हमने देखना है इस रेड ब्लैक ट्री के अंदर जो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो बाइनरी सर्च ट्री से ऑपरेशन चेंज हो रहे हैं, कौन से ऑपरेशन चेंज हो रहे हैं। तो हमने देखे हैं कि हमारे पास जो हमारे पास मिनिमम, मैक्सिमम, सक्सेसर, प्रेडिसेसर और सर्च के फंक्शन है, उनमें कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही। तो ये हमारे पास उसी तरीके से ऑर्डर ऑफ हाइट जो है उसके अंदर एग्जीक्यूट करेंगे, और ये हमारे पास क्या थे, ऑर्डर ऑफ एच के अंदर लिख रहे हैं तो हम इसको कह सकते हैं एच जो है हमारे पास लॉग ऑफ एन के बराबर है, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम ब्लैक ट्रीज के ऊपर, यानी वही ऑर्डर ऑफ एच के अंदर ही हमारे पास रह जाएगा। चेंजिंग हमारे पास क्या चीज हो रही है, ट्री इंसर्ट और ट्री डिलीट के अंदर, इनको भी हमने किस में लेके रख रहे हैं, ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन के अंदर रखना है, और इस चीज की गारंटी करनी है
कि मॉडिफाई होने के, इंसर्ट और डिलीट होने के बावजूद, मॉडिफाई जब भी ट्री हो जाए, स्टिल वो रेड ब्लैक ट्री की तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो मेंटेन करे। अब इंसर्शन देखते हैं, इंसर्शन के अंदर क्या क्या हो सकता है। अब इंसर्शन कर रहे हैं तो हमारे पास क्वेश्चन यही है कि हम नोड को, जो नया नोड ऐड करें, वो रेड रखें या ब्लैक रखें। फॉर एग्जांपल नोड जो है 35 बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जो रेड ब्लैक फॉर्मेट में मौजूद है, उसके अंदर ऐड करते हैं। 35 26 से ग्रेटर है तो राइट साइड पे जाएगा, 41 से लेस है इसके लेफ्ट साइड पे जाएगा, 30 से ग्रेटर है राइट पे गया, और इधर से हमारे पास क्योंकि 35 38 से कम है, लेफ्ट साइड जाएगा। अब यहाँ पे हमने 35 जो है वो नोट डाउन करना है, तो अगर हम रेड करते हैं, नोड को रेड करते हैं, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 के दो रेड नोड कंसेक्टिव नहीं आने चाहिए, ये प्रॉपर्टी जो है वो वायलेट कर जाती है। से अगर हम इसकी जगह हम कहें कि हमने जो नोड इंसर्ट करने हैं वो ब्लैक होना चाहिए, तो ब्लैक नोड के साथ अगर हम 14 इंसर्ट करें तो हमारे पास क्या है, 26 से 14 जो है लेस है, लेफ्ट साइड पे जाएगा। 17 से 14 लेस है, ये भी हमारे पास लेफ्ट पे चला जाएगा। 14 हमारे पास इस पॉइंट पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, नोड हमने ब्लैक ऐड किया है, तो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है वो वायलेट हो जाएगी। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कह रही थी कि जितने भी पाथ हों फ्रॉम अ नोड टू इट्स लीव शुड कंटेन द सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारे पास ब्लैक नोड इस साइड पे एक एक जा रहा था, 26 है, लेफ्ट राइट साइड पे अगर हम जाएं इस साइड पे मैक्सिमम तो एक है, इस साइड पे आए तो एक है, लेकिन इसके लेफ्ट साइड 26 से लेफ्ट साइड पे जाएं तो ब्लैक हाइट जो है वो हमारे पास 2 बन रही है, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो वायलेट हो रही है। तो अब इन चीज़ों को एडजस्ट कैसे करना है वो आगे हम देखेंगे। इसी तरह दूसरे केस में हम देखें, डिलीट के केस में वहां क्या क्या वायलेशन हमारे पास हो सकती हैं, प्रॉब्लम आ सकते हैं कि हम क्या करें जब हम डिलीट कर रहे हैं तो जो कलर रिमूव करें तो उससे क्या असर पड़ेगा। ब्लैक साइड पे देखें, अगर हम ब्लैक रिमूव करते हैं, प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, नोट शुड बी आइदर रेड और ब्लैक, कोई एक आपने डिलीट कर दिया, वो ब्लैक था या वो ब्लैक मौजूद था, तो क्या हुआ, पहली चीज तो वो ठीक है, नोट ब्लैक हो सकता है। रूट जो है वो हमारे पास ब्लैक होगा या नहीं होगा, अगर आपने उसे डिलीट कर दिया तो उसकी जगह क्या होगा, अगर रिमूव करने से जो चिल्ड्रन जो है, उसका चाइल्ड जो है वो अब रूट नोड बन जाए और रिप्लेस हो जाए, तब प्रॉपर्टी शर्त हम नहीं कह सकते कि हर सूरत में ठीक होगा, तो यहाँ प्रॉपर्टी जो है रेड ब्लैक ट्री की वो फेल हो सकती है। तीसरी हमारे पास क्या है, एवरी लीफ नोड इज अ ब्लैक, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने लीफ नोड को ब्लैक ही रखना है, डिलीट होता भी है तो वो ब्लैक ही था। अगर तो नोड हमारे पास, चौथी प्रॉपर्टी हमने कहा था कि कंसेक्टिव नहीं होनी चाहिए, कि अगर हमारे पास नोड रेड है और उसको हम डिलीट करें, ठीक है, उसको हम डिलीट करें, तो ऐसा नहीं होने जाना चाहिए कि क्या हो कि दो चिल्ड्रंस जो हैं वो ब्लैक ना रहें, या हम कहेंगे कंसेक्टिव नोड्स जो हैं वो रेड फिर दोबारा आ जाएं, क्योंकि जब भी लीफ किसी नोड को उठाएंगे तो हमने पेरेंट के साथ उसके चिल्ड्रन को अटैच आउट करना है, तो उधर वहां पे कंसेक्टिव नोड्स रेड होने की शर्त जो है वो वायलेट हो सकती है। और लास्ट में हम क्या कह रहे हैं कि लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि बोथ साइड के ऊपर ब्लैक हाइट है ट्रीज की वो सेम रहनी चाहिए, तो स्टिल पॉसिबल है कि हम किसी नोड को बीच में से डिलीट आउट करें तो दोबारा जो कंसेक्टिव्स बने
उसमें एक साइड के ऊपर ब्लैक नंबर ऑफ नोड्स की तादाद जो है वो कम हो जाए। अब इनको एडजस्ट करने के लिए हमें यहाँ पे नए फंक्शंस की ज़रूरत है। उन फंक्शंस को हम क्या नाम दे रहे हैं? रोटेशंस का। उन रोटेशन फंक्शंस का हमारे पास पर्पस क्या है? हमने रीस्ट्रक्चर करना है ट्री को आफ्टर इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन, ताकि ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टीज जो हैं वो मेंटेन रह जाएं। रोटेशन फंक्शन क्या करते हैं कि जब भी इंसर्शन या डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रेड ब्लैक ट्री के ऊपर, तो उनकी प्रॉपर्टीज, रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टी जो है वो रीस्ट्रक्चर होके एडजस्ट हो जाए। अब क्या हो सकता है इसके अंदर कि हमने पॉइंटर के स्ट्रक्चर को चेंज करना है और बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को चेंज नहीं होने देना। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नोड्स को रीकलर करेंगे ताकि जो उसकी प्रॉपर्टी है रेड ब्लैक ट्री की वो मेंटेन रहे। अब ऑपरेशंस दो किस्म के हो सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट ऑपरेशन रोटेशंस। सबसे पहले लेफ्ट रोटेशन को हम देखते हैं। लेफ्ट रोटेशन के लिए हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि किसी भी नोड एक्स का राइट चाइल्ड जो है वो निल नहीं है। जैसे यहां पे देखें तो इसका एक्स का राइट चाइल्ड वाई है, निल नहीं है। इसके ऊपर हमने लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये वैल्यूज जो हैं रोटेट होके लेफ्ट साइड पे आ जाएं। लेकिन क्या मॉडिफिकेशन होगी कि हमने बाइनरी सर्च ट्री में कहा था कि हम राइट साइड पे उस वक्त जाते हैं अगर की वैल्यू y की ग्रेटर हो की वैल्यू x से। तो जब हम इसको रिप्लेस करेंगे, रोटेट कर देंगे लेफ्ट साइड की तरफ, तो y जो लार्जर वैल्यू है, जिसकी की वैल्यू लार्जर है, वो अब सब ट्री का रूट बन जाए और x जो है वो इसके लेफ्ट साइड पे आ जाए, इसके लेफ्ट साइड पे आए, और जो y का लेफ्ट था वो आपके पास x का राइट चाइल्ड बन जाए। अब ये कैसे कर रहे हैं? मेक y द न्यू रूट ऑफ द सब ट्री। पहला काम यही किया कि y को हमने सब ट्री का रूट बना दिया, x को y का लेफ्ट चाइल्ड, क्योंकि उससे स्मॉलर था तो y का लेफ्ट चाइल्ड बना दें, और y के लेफ्ट चाइल्ड को x का राइट चाइल्ड बना दें। तो ये हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म होगा लेफ्ट रोटेट का। एग्जाम्पल में हम देखें, ये हमारे पास एक गिवन सब ट्री मौजूद है जिसमें यहाँ पे एक सब ट्री है। ये इसका जो हमने परफॉर्म करना है इस x के ऊपर परफॉर्म करना है। x पे वैल्यू मौजूद है 11। हमारी पहली शर्त ये थी, जो अजम्पशन है, कि इसका राइट चाइल्ड जो है वो निल नहीं होना चाहिए। तो राइट चाइल्ड इसका निल नहीं है, यहाँ पे 18 हमारे पास मौजूद है। तो अब हम शिफ्ट इसको कैसे करेंगे कि पहले 18 को हमने यहां से उठा के इस पोजीशन के ऊपर रखना है, इसको रूट नोड बना दिया। इसका जो लेफ्ट चाइल्ड था उसको, जो पुराना रूट नोड था उसका राइट चाइल्ड बना दिया, और पुराने रूट नोड को, जो अब नया रूट नोड है, उसके लेफ्ट साइड पे लगा दिया। तो हम देखें 3 रूट नोड बन गया, 18 के लेफ्ट चिल्ड्रन जो था वो 11 के साथ अटैच हो गया, और 11 जो है रूट नोड के अब इस वाई के लेफ्ट साइड का चिल्ड्रन बन गया। क्लियर है ये आप लोगों को? यस सर। सर एक दफा दोबारा बता दें ये लेफ्ट रोटेट का सर। लेफ्ट रोटेट में एग्जांपल में मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको। हमने लेफ्ट रोटेट परफॉर्म करना है एट पोजीशन x।
अजम्पशन इधर क्या है कि इसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करना चाहिए, तो हाँ जी इसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। अब इसके राइट चाइल्ड को हमने इस सब ट्री का रूट नोड बनाना है कि इस वाई को उठा के हमने इस पोजीशन के ऊपर राइट डाउन कर दिया। अब जो पुरानी वैल्यूज थी उसको इसका लेफ्ट चाइल्ड बना दिया, और जो वाई का लेफ्ट चाइल्ड था वो हमने इस जो पुराना रूट नोड था उसके राइट साइड के साथ अटैच कर दिया। तो अब 18 रूट बन गया। 11 18 से लेस था तो उसके लेफ्ट साइड पे चला गया, और 14 जो है वो 11 से ग्रेटर है तो वो उसके राइट साइड पे आ गया। और प्रॉपर्टी जो है बाइनरी सर्च ट्री की वो भी मेंटेन हो गई है। क्लियर है? ये रोटेट लेफ्ट हो गया। यस सर। अब इसको देखिए अगर हम कोड के हिसाब से, ये हमारे पास एक्स और वाई है। एक्स हमारे पास रूट नोड था और वाई जो है हमारे पास राइट चाइल्ड था। तो सबसे पहला क्या काम किया कि राइट ऑफ एक्स यानी एक्स का राइट जो है उसको हमने वाई का नाम दिया। फिर काम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट ऑफ वाई, जो वाई का लेफ्ट है, ये बीटा हमारे पास मौजूद है, इसको बना दिया है राइट ऑफ एक्स, कि एक्स का राइट बना दिया, इधर से हमने अटैच कर दिया। अगला काम थर्ड लाइन में हम क्या कर रहे हैं कि अगर लेफ्ट ऑफ वाई, अगर लेफ्ट ऑफ वाई जो है वो नील था, नॉट इक्वल टू नील था, तो हमने क्या किया, पहले तो इसके साथ चिल्ड्रन बनाया, फिर एक्स को जो है इस बीटा का जो लेफ्ट साइड पे मौजूद है इसका पेरेंट भी असाइन कर दिया कि अब एक्स जो है बीटा का पेरेंट भी है, और एक्स का राइट जो है वो बीटा हो गया। यानी यहां से हमने कह दिया कि वाई का राइट जो था अब राइट का वो एक्स का जो है वो राइट बन गया, और बीटा का पेरेंट जो है इस लाइन के अंदर हमने अटैच कर दिया कि वो एक्स हो गया। पेरेंट रिलेशन जो है वो हमने असाइन कर दिया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट ऑफ एक्स यानी एक्स का जो भी कोई पेरेंट था वो हमने वाई का पेरेंट बना दिया, यानी कि अब हमने उसे रूट नोड पे अटैच आउट करना है। पेरेंट डायरेक्टली वाई के साथ अटैच हो गया। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन आ सकती है कि पेरेंट ऑफ एक्स जो है वो नील हो, यानी एक्स खुद ही रूट हो, तो वाई को ट्री का भी रूट बना दें। अगर वो रूट नहीं था तब हमने क्या चीज मेक श्योर करनी है कि अगर तो एक्स जो है वो पेरेंट का लेफ्ट साइड पे था कि पेरेंट ऑफ एक्स का लेफ्ट जो है वो एक्स के बराबर था, तो हमने वाई को उसका लेफ्ट बना दिया। अगर एक्स पेरेंट का राइट था तो वाई जो है आउट कर रहे हैं तो वो पेरेंट के राइट साइड पे अटैच कर दिया। ये काम परफॉर्म कर दें तो वाई जो है वो इस सब ट्री का रूट नोड बन गया। अब आखिर में जब हमारे पास ये चीज अटैच हो गई है, वाई अपनी रूट नोड पोजीशन पे चला गया है, तो अब एक्स को हमने वाई के लेफ्ट साइड पे अटैच कर देना है। और एंड पे वाई के साथ अटैच क्या कर रहे हैं कि पेरेंट ऑफ एक्स जो है, यानी एक्स को अब पेरेंट भी जो है वो पुराने पेरेंट को खत्म करके अब वाई को एक्स का पेरेंट बना रहे हैं। तो हमारे पास ट्री जो है इस सब ट्री से दूसरे सब ट्री की शेप के अंदर कन्वर्ट कर चुका है, और हम कह रहे हैं इसको रोटेट कर चुका है एट पोजीशन एक्स। अब आप में से कौन मुझे बताएगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी इस सारे ऑपरेशन की? एनीवन? एनीवन? log of n? क्यों? जी, कौन बताना पसंद करेगा?
जी मोहम्मद सलीम, बताएं इस एल्गोरिदम की जो 12 लाइनें एग्जीक्यूट हो रही हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? सर सर नो आइडिया। आसिम अमीर, सर पता नहीं। शफ खान, सर लोगोफन टाइम। क्यों? जी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता था? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो जनरेट हो जाती हैं। अब यहाँ पे जब ये 12 इंस्ट्रक्शन ऑपरेट एग्जीक्यूट होंगी तो क्या वो कोई फॉर लूप, कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से इन 12 इंस्ट्रक्शन से वो ज्यादा हो जाए? नो सर। हाँ सर। तो आप बताएं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रह जाएगी फिर? ऑफ वन। ऑर्डर ऑफ वन के अंदर कांस्टेंट टाइम हमारे पास आएगा। हर दफा 12 इंस्ट्रक्शन ही जनरेट होंगी तो कांस्टेंट टाइम ही इसके लिए एग्जीक्यूट होगा। तो इसी वजह से हम इसको ऑर्डर ऑफ वन पे रखते हैं। अब इसी जैसे हमने लेफ्ट रोटेट किया है तो दूसरी साइड हमारे पास राइट ऑपरेट हो जाएगी। राइट ऑपरेट करते वक्त हम देखें यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक्स को हमने रोटेट किया तो एक्स जो है वो पेरेंट बन रहा है, रूट बन रहा है, और वाई उसके राइट साइड पे ग्रेटर होने की वजह से उसके राइट साइड पे आ जाए। तो हम क्या कह रहे हैं? मेक एक्स न्यू रूट सब ट्री का, वाई बिकम्स एक्स का राइट चाइल्ड, क्योंकि वाई इससे ग्रेटर था। ग्रेटर होने की वजह से पहले एक्स जो है उसके लेफ्ट साइड पे जा रहा था, लेकिन अगर एक्स को रूट बना रहे हैं तो वाई उसके राइट साइड पे चला जाएगा। फिर क्या किया कि एक्स का राइट चाइल्ड जो है, जो एक्स का राइट चाइल्ड है, वो अटैच हो जाएगा किसके? वाई के लेफ्ट साइड के ऊपर, और हमारे पास ये चीज बन जाएगी राइट रोटेशन। अब नेक्स्ट टारगेट जो हमारे पास है कि हमने नोड्स को इंसर्ट करना है, और जो प्रॉपर्टी जो है ब्लैक ट्री की, वो इस लेफ्ट रोटेट या राइट रोटेट की वजह से खराब ना हो। तो हम कैसे कर सकते हैं इसके अंदर इंसर्शन? कि जब भी हम इंसर्ट करें तो हमने बिल्कुल उसी तरीके से इंसर्ट करना है जैसे ऑर्डिनरी बाइनरी सर्च ट्री के अंदर कर रहे थे, लेकिन मेक श्योर करना है कि जब भी हम नोड ऐड करें तो वो रेड ऐड करें। रेड नोड ऐड करेंगे तो प्रॉपर्टी खराब होने के चांसेस हैं। यानी प्रॉपर्टी नंबर 4 हमें ये कहता था टू कंसेक्यूटिव रेड नोड्स नहीं आने चाहिए, और टू कंसेक्यूटिव रेड नोड ना आए उसको एडजस्ट फिर हमें किस तरीके से करना है? एक नया मेथड बनाना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं रेड ब्लैक इंसर्ट फिक्स अप। इंसर्ट जब कर दिया है तो उसकी प्रॉपर्टी मेंटेन करें, उसको फिक्स कर दें। अब ब्लैक अगर करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता? दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ, पहले बताया मैंने अभी, कोई कौन बताएगा? एनीवन? हमने फिक्स कर दिया है कि रेड होना चाहिए। अगर ब्लैक करते हैं तो क्या प्रॉब्लम था? शफ खान, जी सर। अगर हम रेड फिक्स ना करते, ब्लैक नोड इंसर्ट कर दें, तो क्या प्रॉब्लम हो जाता है? हो सकता है, अभी मैंने पहले डिस्कस की है, अभी थोड़ी देर पहले। जी, ये मैंने डिस्कस किया था कि
अगर हम ब्लैक इंसर्ट करें सर कंजर्वेटिव ब्लैक आ जाएंगे। कंजेक्टिव ब्लैक तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी वजह से क्या हो सकता है कि एक साइड एक साइड का सब ट्री जो है उधर ब्लैक हाइट की ट्री जो है, ब्लैक हाइट जो है वो ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू किसी दूसरी साइड के। क्योंकि हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 में हमने ये कहा है कि ब्लैक हाइट ऑफ अ ट्री जो है वो तमाम पास पे बराबर रहनी चाहिए। अब ये प्रॉपर्टी जो है ना, इसमें ज्यादा चेंजेस करनी पड़ती हैं निस्बतन एज कंपेयर टू सिर्फ रेड वाले को हम एडजस्ट करें कि वो कंजेक्टिव ना रहे, क्योंकि दूसरी साइड पे हमें सारे ट्री पे बार बार चेकआउट करना है किसी एक साइड पे पास जो है वो ज्यादा ना हो जाए। तो अब हम इसे देखते हैं। हम क्या कह रहे हैं, किसी भी नोड के ऊपर हम नोड ऐड करें, से 35 ऐड कर रहे थे या 38 हमने ऐड किया, तो हमारे पास क्या है, कोई भी नोड रेड या ब्लैक हो सकता है, वो ठीक हो गया। रूट नोड, क्योंकि हम इंसर्ट कर रहे हैं, रूट नोड ब्लैक होना चाहिए। तो अगर तो z जो है जिसको हम एंटर कर रहे हैं वो रूट खुद रूट है, तब तो ठीक नहीं है। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी, वो ठीक नहीं है। लीफ नोड, लीफ नोड हमेशा ब्लैक होंगे, और जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो वो लीफ नोड नहीं होगा, क्योंकि हमने मेंटेन करना है कि लीफ नोड जो है वो नील होने चाहिए। अगर पुराना नोड रेड है तो हमने कहा था कि उसके दोनों चिल्ड्रन जो हैं वो ब्लैक होने चाहिए, क्योंकि अब हमने ऐड जो कर रहे हैं वो रेड है, और यानी उसका पेरेंट जो है वो भी रेड हो गया, तो हमारे पास दो नोड जो हैं वो कंसेक्यूटिव रेड आ जाएंगे, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो वायलेट हो रही है। अब बाकी चीजें, पांचवी प्रॉपर्टी, फॉर ईच नोड ऑल पास फ्रॉम नोड टू डिसेंड लीव्स तक जो हैं वो क्या ना होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स होने चाहिए, क्योंकि हम कह रहे हैं हम फिक्स कर रहे हैं रेड को, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 के ऊपर फैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लेफ्ट या राइट साइड के सब ट्रीज के अंदर सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स को ढूंढ रहे हैं, तो हम ब्लैक नोड तो ऐड ही नहीं कर रहे हैं। जब हम उसे ऐड नहीं कर रहे हैं तो उसकी तादाद पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब हमारे पास इसमें सिर्फ एक चेंज जो हमारे पास आ रही है वो ये कि दो कंसेक्टिव नोड्स रेड हो सकते हैं, उसको हमने एडजस्ट करना है। और अगर वो खुद अकेला था और वो खुद रूट नोड बन रहा है तो उसको रेड नहीं होना चाहिए। तो हमने सिर्फ इन दो चीजों को देखना है। अब क्योंकि हमने कहा एक नया फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम रख रहे हैं इंसर्ट फिक्स अप, रेड ब्लैक इंसर्ट फिक्स अप, तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के केसेस आ सकते हैं। तो पहला केस हम देख रहे हैं। हमारे पास पहला केस क्या है कि जी का अंकल वाई से क्या मुराद है कि एक पेरेंट, ये हमारे पास जी है, इसका पेरेंट है ये, और वाई जो है उसके पेरेंट का राइट चाइल्ड है। हमने उसका कह दिया कि ये अंकल हो गया उसका। अंकल वाई जो है वो भी रेड है, बी का पेरेंट रेड है, और उसका अंकल भी, यानी उसके ग्रैंड पेरेंट का चिल्ड्रन जो है, राइट चाइल्ड जो है, वो भी रेड है। तब हमारे पास क्या आइडिया है कि जी जो है अगर खुद राइट चाइल्ड हो, जैसे यहां पे हमारे पास केस नजर आ रहा है, बी है राइट चाइल्ड ए का, तो हम क्या कह रहे हैं, पहली चीज जी का पेरेंट और फिर उसका पेरेंट, यानी जी का ग्रैंड पेरेंट जो है बी का पेरेंट, फिर पेरेंट का पेरेंट जो है मस्ट बी ब्लैक, वो ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, ये ब्लैक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, जी और पेरेंट ऑफ जी आर बोथ रेड, जैसे ए और बी दोनों ब्लैक हैं, ओ सॉरी रेड हैं। ए और बी दोनों रेड हैं, और जी जिसको हम चेक कर रहे हैं वो खुद राइट चाइल्ड है अपने पेरेंट का। तो क्या करें,
पेरेंट को ब्लैक कर दें, जैसे ए रेड था उसको हमने ब्लैक कर दिया। फिर क्या किया, जो उसका ग्रैंड पेरेंट है उसको भी रेड कर दें, ग्रैंड पेरेंट जो है उसको भी रेड कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, हमने ग्रैंड पेरेंट को जो एक नया जीप के फॉर्मेट में बना दिया। तो अब यहां पे हमारे पास 2 रेड बन जाएंगे, जिसको बाद में हम एडजस्ट कर सकते हैं दोबारा। तो एक्चुअली हम इसे क्या कह रहे हैं कि रेड वॉयलेशन जो है वो हमने ट्री में एक लेवल अप जो है वो मूव कर दी है, कि हमने पहले इधर मौजूद थी, इस लेवल पे वॉयलेशन मौजूद थी, हमने वॉयलेशन जो है इधर से ऊपर तक पहुंचा दी है। पहले ए और बी पे प्रॉब्लम था, अब सी और डी पे प्रॉब्लम होगा, उसे एडजस्ट करते जाएं और टिल हम रूट नोड तक जा सकते हैं। क्या हमने दोबारा देख लें, यही चीज की थी। पेरेंट को हमने ब्लैक किया और पेरेंट को हमने ब्लैक किया, फिर पेरेंट के पेरेंट को हमने रेड कर दिया और ग्रैंड पेरेंट को ही नया जी बना दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो मेंटेन होगी। अब जी पे हमने जो ये केस था, जी हमारे पास राइट चाइल्ड था। दूसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है कि जी जिसे हम चेक कर रहे हैं वो लेफ्ट चाइल्ड हो। अंकल उसी तरीके से हमारे पास राइट साइड पे मौजूद है, जो वो भी रेड है। जिसे हम चेक कर रहे हैं वो लेफ्ट में मौजूद है। और मेक श्योर करना है क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ग्रैंड पेरेंट जो है वो ब्लैक है, वॉयलेशन जो है वो यहाँ पे अकर कर रही है। तो क्या करें, पेरेंट इसके पेरेंट को ब्लैक करें। एक और चीज जो की हमने, कि जो इसका हमारे पास अंकल है उसको भी ब्लैक किया, उसको भी ब्लैक प्रोवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ग्रैंड पेरेंट को कलर कर देना है रेड और ग्रैंड पेरेंट को नया जी बना देना है। तो यहां पे भी वही काम हुआ कि हमारे पास वॉयलेशन जो है वो अप मूव कर गई। सर ये जो आपको ग्रैंड पेरेंट जी बनाया इसका थोड़ा बता दें। दोबारा देख लें, दोनों बातें हम फिर दोबारा कर रहे हैं। जी जो है वो राइट चाइल्ड है, जी का पेरेंट रेड है और अंकल वाई भी रेड है, ग्रैंड पेरेंट जो है वो ब्लैक है। जब ये शर्त पूरी हो रही है तो हमने क्या किया, जी के पेरेंट को ब्लैक किया, ये हमारे पास पेरेंट हो गया। वाई जो है उसका अंकल है, पेरेंट का कजन, उसको भी हमने ब्लैक किया। ये दोनों पेरेंट्स और अंकल दोनों ब्लैक हो गए और फिर उसके ग्रैंड पेरेंट को रेड कर दिया। तो प्रॉपर्टी भी वो मेंटेन कर दी कि हमारे पास रेड अगर नोड है तो उसके चिल्ड्रन जो हैं वो सारे ब्लैक होने चाहिए, यानी कंसेक्टिव रेड जो है वो नहीं होने चाहिए। तो हमने एक लेवल अप जो है वो वायलेशन मूव कर दी। सेम सिनेरियो हमारे पास आ रहा है जब जी जो है वो लेफ्ट चाइल्ड हो और उसका ग्रैंड पेरेंट जो है वो ब्लैक हो, पेरेंट और अंकल जो हैं वो हमारे पास रेड नोड मौजूद है। तो क्या चीज हम परफॉर्म कर रहे हैं कि पेरेंट को ब्लैक किया है, वाई को भी ब्लैक कर दिया जो अंकल हम जिसे कह रहे हैं, और उसके बाद ग्रैंड पेरेंट को हमने रेड कर दिया। तो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे वो मेंटेन कर दी
अब एक लेवल अब हम चले गए और हमने क्या किया कि ग्रैंड पेरेंट को हमने जी बना दिया, तो हमारे पास वॉयलेशन जो है वो हमने मूव अप कर दी। अगर हम देखें तो हमारे पास दोबारा जी जो है वॉयलेशन जो है हम ये कह रहे हैं इस लेवल पे मौजूद है। अब वॉयलेशन इससे ऊपर हो सकती है, इस लेवल से ऊपर। तो एक तरह से हम अगर एजेस काउंट करें तो हमने 2 एजेस ऊपर जो है वॉयलेशन मूव अप कर रहे हैं। ये पहले जी ग्रैंड पेरेंट के लेवल पे मौजूद, ग्रैंड चिल्ड्रन के लेवल पे मौजूद था। अब जी जो है वो ग्रैंड पेरेंट के लेवल पे चला जाएगा। अब वहां उससे ऊपर जो है वो हमारे पास वॉयलेशन आकर कर सकती है, उसे आगे अब हमने दोबारा चेक करने की जरूरत पड़ सकती है। अब ये सिनेरियो थे जब हमारे पास जिसे हम अंकल नोट कह रहे हैं वो हमारे पास रेड हो। अगर वो हमारे पास ब्लैक है तब हमने किस तरीके से परफॉर्म करना है? तब हम ये कह रहे हैं कि पेरेंट को ब्लैक कर दें, पेरेंट को ब्लैक कर दें। जैसे ये हमारे पास पेरेंट है, ए का पेरेंट बी है, बी को ब्लैक कर दिया। ब्लैक करने के बाद क्या करें? राइट रोटेट वो परफॉर्म कर दें किस लेवल पे? ग्रैंड पेरेंट के लेवल के ऊपर राइट रोटेट जो फंक्शन अभी हमने बनाया था वो राइट रोटेट परफॉर्म कर दें। तो राइट रोटेट होने से क्या हुआ? जब ये मूव हुआ तो ये जो हमारे पास पेरेंट था वो ग्रैंड पेरेंट बन गया, और सी जो है जो कि एक्चुअल ग्रैंड पेरेंट था वो अब बी के राइट साइड के ऊपर अटैच हो जाएगा, और बी के राइट पे जो हमारे पास ये नोड गैमा मौजूद है ये सी के लेफ्ट साइड पे चला गया। तो यहां पे भी मेंटेन हो गया क्या? अब किसी लेवल के ऊपर इस पे 2 नोड्स रेड मौजूद नहीं होंगे। ये चीज क्लियर हुई है आप लोगों को? सर जो इससे पहले जी केस सर। 1 और केस 2 किए हैं उसमें अगर जो जी का अंकल था वो वाला नोड अगर जी, मौजूद ना होता तो उधर भी हमने लेफ्ट रोटेट करना था। तब हमने वही मेंटेन करना था। ये वाला केस 3 बन जाता है अगर वो मौजूद नहीं था, क्योंकि हमने ये कहा था कि उसके लिए शर्त क्या है कि उसका राइट चाइल्ड जो है वो रेड हो। तब हमने केस 2 और मतलब केस 1 के दोनों इश्यूज जो थे वो परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ वाले केस के अंदर हमने ये कहा है कि हमारे पास जो उसका राइट साइड वाला अंकल मौजूद है वो ब्लैक है। तब हमने किस तरीके से एडजस्ट करना है? अगर वो नहीं होता, अगर वो नील भी होता तब भी हम ये वाला केस परफॉर्म कर सकते थे कि बी अप साइड पे चला जाता और सी उसके राइट साइड पे चला जाता, तो उससे अगले वाले जो नोड थे उनको मूव करने की जरूरत ही ना पड़ती हमें। अब क्लियर है? यस सर। अब हम देखें जी जो है, जब ये हमारे पास परफॉर्म हो गया कि 2 कंसेक्टिव हमारे पास मौजूद नहीं है, तो ए जी अभी उसी पोजीशन पे मौजूद है लेकिन उसका पेरेंट जो है वो ब्लैक है। कि जी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, उसका पेरेंट जो है वो ब्लैक फॉर्मेट में मौजूद है, और प्रॉपर्टीज जो हैं वो मेंटेन हो गई हैं। अब इसी तरीके से हम ये कह रहे हैं कि वाई जो है पेरेंट का अंकल जो है, सॉरी जी का अंकल वाई जो है वो ब्लैक ही है, और जी जो है वो राइट चाइल्ड है। जी जो है वो राइट चाइल्ड है और इसका जो अंकल है वो ब्लैक है। तब हम किस तरह से कर रहे हैं, क्या आइडिया है हमारे पास? कि पहला काम, जो पेरेंट ऑफ जी है यानी ये हमारे पास ए मौजूद है, इसको खुद जी बनाएं और यहाँ पे रोटेट लेफ्ट रोटेट जो है वो हमने परफॉर्म कर देना है। अब इस पे लेफ्ट रोटेट परफॉर्म करें तो हमारे पास क्या केस आ जाएगा कि हमारे पास बी अपर साइड पे चला गया, ए उसके बी के लेफ्ट साइड के साथ अटैच हो गया। अब देखें तो ये हमारे पास फिर वही दोबारा सिनेरियो बन गया है जो अभी हम पहले करते आ रहे थे कि हमारे पास क्या है, ए और बी 2 कंसेक्टिव
लेफ्ट पे मौजूद है और सी हमारे पास ग्रैंड पेरेंट नोड पे मौजूद था, और वाई साइड पे क्या है हमारे पास, वाई अंकल जो है वो भी ब्लैक है। अब यही सिनेरियो अभी हमने यहाँ पे परफॉर्म किया था कि सर इसके ऊपर फिर राइट रोटेट लगा देंगे। फिर दोबारा यही वाला केस अब, हाँ फिर दोबारा हमने ये वाला आइडिया पूरा दोबारा परफॉर्म करना है, तो एंड हमारा रिजल्ट इस फॉर्मेट में आ जाएगा। बी जो है वो ग्रैंड पेरेंट बन जाएगा, रूट नोड बन रहा होगा। ठीक है, केस 2 दोबारा हमसे क्या बात कर रहे थे कि बी जो है या जी जिसे हम कह रहे हैं वो हमारे पास राइट चाइल्ड है, तो उसे पहले एक सिनेरियो से दूसरे सिनेरियो में कन्वर्ट किया जो हमने पहले काम कर चुके थे, और यहाँ पे हमने राइट रोटेट करके वैल्यूज को एडजस्ट करना है कि हमारे पास दो कंसेक्टिव रेड जो हैं वो अटैच ना हो और पेरेंट ऑफ जी जो है वो ब्लैक ही आ जाए। तो यहाँ पे इस केस को हमने पहले पुराने केस में कन्वर्ट किया और फिर आगे हम वैल्यूज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब अगर हम इसके कोड की तरफ जाएं, तो अब इसके कोड में क्या हम चीज मेंटेन कर रहे हैं, क्या चीज चेक कर रहे हैं। सबसे पहले हमने जो लूप ऑपरेट करना है, क्या चीज शर्त है हमारे पास कि पेरेंट का कलर जो है वो अगर रेड है, क्योंकि हम इंसर्ट कर रहे हैं वो रेड है, और पेरेंट का चेक हमने ये एग्जीक्यूट कर उस वक्त करना है जब पेरेंट का कलर जो है वो रेड के बराबर हो। तो अब हम एक और चीज चेक कर रहे हैं पेरेंट के रेड होने के साथ कि हमारे पास पेरेंट का पेरेंट यानी ग्रैंड पेरेंट का लेफ्ट यानी अंकल जो है वो हम चेक करें, वो अगर हमारे पास किसके बराबर हो, पेरेंट ऑफ जी के। तब हम क्या कह रहे हैं, हमने जस्ट यानी हमारे पास पेरेंट ऑफ जी जो है वो ग्रैंड पेरेंट का लेफ्ट है, तो ग्रैंड पेरेंट के राइट का नाम जो है वो वाई दे दिया, ग्रैंड पेरेंट के राइट का नाम वाई दे दिया। ये चीज हो गई। अगली चीज जो हम कर रहे हैं वो हम ये कर रहे हैं कि अगर अंकल यानी ग्रैंड पेरेंट का राइट जो है वाई वो रेड है, तो हमने जैसे पहले बात की थी केस 1 वाला कोड एग्जीक्यूट करना है। अदरवाइज अगर वो रेड नहीं है यानी कि ब्लैक है, तब हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट के राइट को हमने जी का नाम दिया और फिर हमने केस 2 और केस 3 एग्जीक्यूट कर देना है। तो केस 2 में हमारे पास क्या था कि अगर वो जी जो है वो खुद राइट साइड पे है, वहां से भी केस 3 हम जनरेट कर रहे हैं। अगर वो नहीं है तो डायरेक्टली केस 3 के ऊपर हम पहुंच जाएंगे, और ये एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो एडजस्ट होंगी इस पे कि हमारे पास पेरेंट जो है वो ब्लैक हो जाएगा। और आखिर में हम क्या कर रहे हैं, रूट को ये सारा काम करते आ रहे हैं, हर दफा पेरेंट के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि पेरेंट जो है वो हमारे पास जाए या ब्लैक या रेड की तरफ हम हमारे पास मूव करे, अनलेस कि हम रूट नोड पे पहुंच जाए और वो भी वो रेड हो जाए। अगर रूट नोड रेड हो जाता है तो क्या करना है, कलर कर देना है उसको भी, रूट नोड को ब्लैक, जो कि इंसर्शन पे जो पहला प्रॉब्लम था हमारे पास कि इंसर्ट करते वक्त अगर वो खाली भी है और खुद रूट नोड है तो उसको रेड नहीं रहने देना, उसको ब्लैक कर देना है। क्लियर है ये चीज? सर ये जो स्टेप Yes, 10 है इसका जरा एक बार फिर बता दें। स्टेप नंबर 10 एक्चुअली ये कह रहा है कि ट्री का रूट नोड जो है ना वो हमारे पास रेड नहीं होना चाहिए। अगर हमने जैसे एडजस्ट किया, इस केस में नोड ब्लैक बन गया, अब इससे ऊपर तो ब्लैक हो सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये सिनेरियो हमारे पास आ गया कि रूट नोड जो है वो जो हमने नया नोड निकाला वो रेड था,
हमने फिर इस केस के बाद हमें दोबारा इसके पेरेंट के साथ भी दोबारा चेकआउट करना है क्या वो दोनों फिर कंसेक्टिव तो नहीं बन गए। ये काम हमने करते चले जाना है और देयर इज अ सिचुएशन कि जब हम ट्री के टोटल रूट पे पहुंचे तो वो भी रेड हो जाए। तो अगर हमें मालूम हो जाए कि ये हमारे पास रूट जो है ट्री का वो हमारे पास रेड आ रहा है तो हमने सिंपली उसे ब्लैक कर देना है कि वो रेड है या ब्लैक है। चेक करने की भी जरूरत नहीं थी, हमने इफ कंडीशन यहाँ पे ऐड नहीं की, हम जस्ट उसको क्या कर रहे हैं, ब्लैक कर रहे हैं। अगर टोटली न्यू नोड ऐड किया, ट्री में कुछ भी मौजूद नहीं था पहले, तो भी रेड करने के बाद डायरेक्टली उसे ब्लैक कर देंगे। एग्जाम्पल देखें, ये हमारे सामने एक सब ट्री है और इंसर्ट हमने करना है 4। ये हमारे पास एक सब ट्री मौजूद है। 4 यहाँ पे क्यों अटैच हुआ? 4 11 से लेस था, 2 से ग्रेटर था, 7 से लेस है, 5 से भी लेस है। यहाँ हमने ऐड किया तो हमारे पास 5 और 4 जो है कंसेक्यूटिव रेड हो गए। कंसेक्यूटिव रेड हो गए तो हमने क्या चीज चेक करनी थी? सबसे पहला केस जो हम कर रहे थे, तो हमने कहा था कि अंकल जो है वो भी रेड हो, पेरेंट भी रेड है, अंकल भी रेड है और ग्रैंड पेरेंट जो है वो ब्लैक है। केस 1 हमारे पास था। तो हमने केस 1 के तहत क्या किया कि हमने मूव आउट किया, इस पेरेंट इसको भी ब्लैक कर दिया, ये 5 ब्लैक हो गया, 8 भी ब्लैक हो गया, ग्रैंड पेरेंट को रेड कर दिया। अब ग्रैंड पेरेंट को रेड किया तो अभी हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास क्या हुआ। अब ये हमारे पास जी बन गया और इसका पेरेंट जो है वो भी रेड है, इसका पेरेंट भी रेड है, लेकिन इसका अंकल जो है वो ब्लैक है। तो हम देखें ये हमारे पास दूसरे सिनेरियो के अंदर केस 2 आ रहा था, तो इसे केस 2 जो है वो हमें कन्वर्ट करना है केस 3 के अंदर। यानी ये हमारे पास जो वैल्यूज मौजूद है इसको हमने लेफ्ट रोटेट हमने परफॉर्म करना था। लेफ्ट रोटेट हमने परफॉर्म किया तो 7 इस नोड पे आ गया, 2 यहाँ पे हमारे पास आ गया और 7 के लेफ्ट पे 5 था, वो अब 2 का राइट चाइल्ड बन गया। अब ये हमारे पास जी नोड है, इसका पेरेंट जो है वो 7 है, वो रेड है, लेकिन इसका अंकल वाई जो है वो ब्लैक है। केस 3, अब इसको एग्जीक्यूट करें तो हमने क्या करना है कि अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पे क्या हुआ, 7 जो है वो ग्रैंड पेरेंट बन गया, ब्लैक हो गया वो। 7 हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड था 11 का, अब 11 इसके राइट साइड पे आ गया और 7 के राइट साइड पे 8 था, वो 11 के 8 साइड पे आ गया। और यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी देखें या जहाँ कंप्लीट हो रहा है तो सारी रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टीज भी मेंटेन हो गई। मेंटेन किया, 2 रेड कंसेक्टिव नहीं आने चाहिए किसी भी पाथ पे। तो हम यहाँ से अगर स्टार्ट करें 7 तक जाएं, कोई भी 2 रेड कंसेक्टिव नहीं है। 15 से 7 तक हम जाएं तो 2 रेड जो नोड्स जो हैं वो कंसेक्टिव नहीं है। और किसी भी साइड पे प्रॉपर्टी 5 पे देखें तो नंबर ऑफ ब्लैक्स जो हैं वो उनकी तादाद इतनी होनी सेम होनी चाहिए। तो अगर हम इस साइड पे प्योर जाएं तब भी हमारे पास एक ही ब्लैक नोड आता है, इस साइड पे आए तब भी हमारे पास एक ब्लैक नोड आ रहा है, एक ब्लैक नोड और एक ब्लैक नोड। तो हमने ये देखा, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 5 जो है वो हमारे पास मेंटेन हो जाती है रेड ब्लैक ट्री की। क्लियर है ये एग्जांपल आप सब लोगों को? यस सर। सर अगर हम इंसर्ट 0 को करते तो फिर हमें कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं था करना पड़ना, क्योंकि वो तो सिंपली रेड ब्लैक के नीचे रेड आ जाना था। ब्लैक के नीचे अगर रेड आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, क्योंकि जब हमने कहा था कि रेड ऐड हो रहा है और पहले वैल्यूज ब्लैक हैं तो हमने उसकी कोई वैल्यूज को नहीं छेड़ा है हमने, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर्टी 5 का हमें ये कहती है कि नंबर ऑफ ब्लैक्स जो हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। तो रेड ऐड किया तो वैल्यूज चेंज नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम कब क्रिएट होता है?
कि जब आपके पास दो कंसेक्यूटिव रेड आ जाएं, ठीक है, तब हमारे पास इशू क्रिएट होता है। जीरो ऐड करते तो यहाँ पे अटैच होता है जीरो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था, रेड अटैच रहने देना था। क्लियर है? यस सर। अब देखें इसके पूरे कोड को हम किस तरीके से डिफाइन आउट कर रहे हैं कि y स्टार्ट में हमारे पास नील है, जो अंकल के लिए हमने रखना था। x जो है स्टार्ट में हमारे पास रूट नोड है। फिर हम मेक श्योर कर रहे हैं रूट जो है हमारे पास नील नहीं होना चाहिए। जब तक नील नहीं है तब तक हमने एग्जीक्यूट करना है। और फिर क्या कर रहे हैं, x को y कन्वर्ट कर रहे हैं और मेक श्योर कर रहे हैं कि की ऑफ z शुड बी लेस देन की ऑफ x। अगर तो ये हमारे पास मौजूद है की ऑफ z जिसे हम इंसर्ट करने जा रहे हैं, वो हमारे पास जब हम इंसर्ट कर रहे हैं वो उससे पुरानी वैल्यू से लेस है, तो लेफ्ट साइड पे मूव कर जाए। तो x जो है वो पुराने लेफ्ट x का जो है वो लेफ्ट होना चाहिए, और अगर वो वैल्यू जो है z की वो ग्रेटर है तो हम राइट साइड पे मूव करते चले जाएं। और ये हम मेंटेन करते चले जा रहे हैं, ये हर स्टेप पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जब हम ये सारा काम खत्म कर लें तो यहाँ इंसर्ट करते वक्त, सॉरी हमने y को मैंने अंकल कहा था, तो हम सिर्फ यहाँ पे पेरेंट के पॉइंटर के तौर पे राइट डाउन कर रहे हैं कि पेरेंट ऑफ z जो है वो हमारे पास y बन जाएगा। फिर पेरेंट को चेक करना है, अगर पेरेंट हमारे पास जो है वो नील नहीं है तब हम क्या काम करें, रूट को z को जो है वो ट्री का रूट बना दें। कि अगर तो हमारे पास y पेरेंट जो है x का, जो अभी हमने यहाँ पे लिखा था कि y जो है वो z का पेरेंट हो जाए, और z हमने कहाँ तक कैलकुलेट स्टार्ट में किया था, जो हमने यहाँ पे इनपुट के तौर पे लिया था कि इसका पेरेंट y होना चाहिए। अब y अगर जो है वो नील है तो z को हमने रूट नोड बना देना है, ट्री का रूट नोड। अदरवाइज दोबारा हम क्या कर रहे हैं कि अगर की ऑफ z लेस देन है की ऑफ y से, यानी कि पेरेंट की से लेस है, देन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे z को लेफ्ट ऑफ y, यानी y के लेफ्ट साइड पे अटैच कर दें। अदरवाइज z को y के राइट साइड पे अटैच करें। जब ये हम अटैच कर दें तब हमने क्या करना है, क्योंकि नोड जो नया हमारे पास बिल्कुल एंड पे आके अटैच हो रहा है, अब उसके आगे हमने लीफ नोड बनाने हैं, तो उसके लेफ्ट साइड को भी नील, उसके राइट साइड को भी नील, और दोनों ब्लैक होंगे क्योंकि हम नील ऐड कर रहे हैं। जो नया नोड ऐड किया है उसको रेड कर दें, और रेड करने के बाद इंसर्ट का जो पहला फंक्शन अभी हमने देखा था इंसर्ट फिक्स अप, वो सारा परफॉर्म कर दें। दोबारा देख लें इसी कोड को। एक पैरामीटर हमारे पास है y और दूसरा पैरामीटर है x। स्टार्ट में हमारे पास y नील होना चाहिए और x जो है वो ट्री का रूट होगा, और z को हमने इनपुट करना है। हमने चेक करना है जब तक x नील नहीं हो जाता तब तक x को y में ऐड कर दें, पेरेंट बना दें। ये नहीं, उसे अभी हमने पेरेंट का नाम तो नहीं कहा था, लेकिन ये हम ये कह रहे हैं कि ये x जो है वो y में मूव हो जाए, और अगर जो इनपुट हम वैल्यू कर रहे थे उसकी की लेस देन है की ऑफ x है, तो नया x जनरेट करें। कैसे? पुराने x के लेफ्ट साइड से, अदरवाइज राइट साइड पे। यहाँ पे हमने y के लिए क्या काम कर रहे हैं, पेरेंट ऑफ z जो हम ऐड कर रहे हैं z, उसका पेरेंट y बनाए, जो हमने हर दफा यहाँ पे मूव करते वक्त स्टोर किया था। फिर चेक कर लें कि वो ब्लैंक तो नहीं था,
यानी बिल्कुल स्टार्ट में हमारी लूप ख़त्म ना हो गया हो। तो अब क्या करें, अगर ब्लैंक था तो जी को रूट नोड खुद बना दें, उसका पेरेंट जो है वो ऑटोमेटिकली नील है। अदरवाइज क्या करें, हमने पोजीशन देखनी है क्या, कैसे कि अगर की जो है जी का वो वाई के की से लेस है तो जी को पेरेंट के यानी की ऑफ वाई के लेफ्ट साइड पे लगाएं। अगर ये ग्रेटर है तो उसके राइट साइड पे लगाएं। अब z हमारे पास अटैच हो गया, जैसे 14 को हम ऐड कर रहे थे तो 14 इस पॉइंट पे आ जाएगा, और अगर हम 35 ऐड कर रहे थे तो हमारे पास 35 इस पॉइंट पे आ गया। जब 35 ऐड कर दिया या 14 ऐड कर दिया तो उसके लेफ्ट राइट चाइल्ड जो हैं उनको हमने नील कर दिया, और जो नोड ऐड किया है उसका कलर रेड कर दिया। और ये करने के बाद हमने इंसर्ट फिक्सअप का फंक्शन जो है जो पहले बनाया था उसको अप्लाई कर देना है। क्लियर है ये कोड? एनीवन? यस सर। Yes, sir. ठीक हो गया। अब हम आगे देखते हैं, अगर हमने इस इंसर्ट की एनालिसिस परफॉर्म करनी है तो हम क्या करें। हमने किसी एलिमेंट को ऐड करना है बाइनरी सर्च ट्री में जैसे हमने किया था, तो हमारे पास टाइम कितना लगा, ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन। लेकिन अब इसके बाद हमें जो है ये इंसर्ट फिक्सअप काम जो है ये परफॉर्म अप करना है। तो ये कितना टाइम हमारे पास ले रहा है, इसमें वाइल लूप हमारे पास यूज हो रही है। ये वाइल लूप सिर्फ उस वक्त एग्जीक्यूट हो रही है जब हमारे पास केस 1 जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। और ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट मैक्सिमम हो सकती है कि हर नोड से ऊपर जाएं। तो हमारे पास अगर हम जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करें, हर दफ़ा जब हम मूव कर रहे हो पेरेंट जो है वो रेड दोबारा बनता चला जाए, तो मैक्सिमम फिर दोबारा हमें उसकी हाइट ऑफ अ ट्री तक एक दफ़ा फिर मूव करना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ अ ट्री तक मूव करना पड़ेगा तो हमारे पास लॉग ऑफ एन। तो टोटल टाइम 2 दफ़ा ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन जो है वो ऐड हो रहे हैं। और जब ऐड हो रहे हो तो हम जो कांस्टेंट जो हैं उनके साथ मल्टीप्लाई नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। तो ओवरऑल केस जो है हमारे पास ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन के अंदर ही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। किसी को इस पे कोई इशू हो? एनीवन? No, sir. कि इंसर्ट हम उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से हमने बाइनरी सर्च ट्री के अंदर कर रहे थे। एंड तक पहुंचने के बाद हमने सिर्फ और सिर्फ दोबारा इंसर्ट फिक्स अप जो है वो अप्लाई आउट करना है। इंसर्ट फिक्स अप हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम केस क्या हो सकता है कि हर दफ़ा करने के बाद भी पेरेंट जो है वो रेड हो टिल हम रूट नोड को जाके अपडेट करें। तो ओवरऑल टाइम जो हमारे पास लगेगा वो उतना ही लगेगा जितने नंबर ऑफ एजेस बीच में आ सकते थे, यानी कि हाइट ऑफ अ ट्री तक आ सकता था। हाइट ऑफ ट्री हमने पहले मालूम है लॉग ऑफ एन के बराबर है। तो हमारे पास टोटल ये बनेगा लॉग ऑफ एन प्लस लॉग ऑफ एन, यानी कि 2 लॉग ऑफ एन तक। तो 2 कांस्टेंट है, इसको इग्नोर कर दें तो हमारे पास लॉग एन टाइम जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो हम ये देखें ब्लैक हाइट ट्री के अंदर हमारे पास नॉर्मल बाइनरी सर्च ट्री की तरह सर्च, प्रेडिसेसर, सक्सेसर, मिनिमम, मैक्सिमम ये भी ऑर्डर ऑफ एच में हो रहे हैं। जो हमने चेंज हो सकते थे इंसर्ट और डिलीट का ऑपरेशन वो भी मेंटेन किया है कि वो ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन यानी ऑर्डर ऑफ हाइट के अंदर कंप्लीट हो। और यहाँ मेक श्योर जस्ट यही किया जाता है जिसकी वजह से ये मशहूर होता है ब्लैक रेड ब्लैक ट्री, कि हाइट ऑफ अ ट्री जो है हर सूरत में ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन में रहे, गारंटी करे कि ये ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन से इंक्रीज ना करे।
क्योंकि अगर हम ये प्रॉपर्टीज रेड और ब्लैक वाली नहीं करते तो हमारे पास एक साइड पे हाइट इंक्रीज कर सकती है, और हाइट इंक्रीज होगी तो उससे हम कह सकते थे कि ये वैल्यूज इफेक्टेड हो सकती थी, और हम ये कह रहे हैं हाइट शुड बी रिमेन इन लॉग ऑफ एन। तो इस चीज के थ्रू हमने बाइनरी सर्च ट्री को कन्वर्ट कर दिया है रेड ब्लैक ट्रीज के अंदर, और हाइट भी लॉग ऑफ एन के अंदर राइट डाउन